Hello, good afternoon. Firstly, I will talk about basic chemistry. स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिस्ट्री को। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इंटरमीडिएट, थर्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। ये तीनों बेसिक केमिस्ट्री है। इसको सप्लाई केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका CSIR नेट एंड IIT जेम में 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है। बट वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होता है तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत दिक्कत आती है। अगर ये तीनों टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किलात आती हैं उसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर देन इंटरमीडिएट, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं सप्लाई केमिस्ट्री। सप्लाइड के बाद आता है अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड ऑन समथिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसको हम बोलते हैं अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल नेम रिएक्शन हो गया, सेकेंड रिएजेंट हो गया, थर्ड पेरिसाइक्लिक प्लस फोटोकेमिस्ट्री, फोर्थ हो गया हेट्रोसाइक्लिक, फिफ्थ हो गया बायोमोलिक्यूल। ये सारे जितने भी हैं सारे अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम इसको एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ओके, जितने भी अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रिएक्शन हो गया, रिएजेंट हो गया, पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सारे का एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये एक ओवरव्यू हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ कैसे आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 5 to 7 मार्क्स का तो आता ही है यहाँ से, जैसा याद नहीं थी। सबसे पहले पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या, इसका जो भी प्रॉपर्टीज क्या है, जो इसमें मॉलिक्यूल दिखते हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे हम पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो दिखता कैसा है, हाउ डज इट लुक लाइक, कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो दिखता कैसा है। सेकंड पढ़ते हैं कि इसका थर्मल स्टडी करते हैं।
थर्मल स्टडी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं एंड प्लस अदर फैक्टर में चेक करते हैं बल्कीनेस, अदर फैक्टर भी चेक करते हैं यहाँ पर, लाइक बल्कीनेस, लाइक बल्कीनेस। ओके, एंड थर्ड वन चेक चेक करते हैं केमिकल चेंज, कि क्या क्या केमिकल चेंजेस हुई हैं यहाँ पे। केमिकल चेंजेस, इसे हम पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, की प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल को दिखता कैसा है, उसका थर्मल स्टडी करते हैं, इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, अदर फैक्टर लाइक बल्कनेस भी इसमें चेक करते हैं, और उसके बाद केमिकल चेंज चेक करते हैं कि क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है कि दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो होता है कॉन्सेप्ट, एक तो होता है हाइपोथेटिकल, एक होता है एक होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है हाइपोथेटिकल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है जो लैब में देखा गया हो, ये चीज होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज रिपीटेड हो, जैसे कि दो तीन कंपाउंड में सेम दिखता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल नहीं देखा, लैब में नहीं देखा गया, फिर भी उसको मानते हैं कि हाँ ये चीज होता है इसमें, तो उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पता है कि कोई मॉलिक्यूल है, वो कैसा होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। जब भी हम थर्मल, ये तो हो गया कि कोई मॉलिक्यूल दिखता है, तो उसके सराउंडिंग में पूरा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का थर्मल स्टडी करेंगे, तो जब भी टेम्परेचर देते हैं, जब इस मॉलिक्यूल पे टेम्परेचर देंगे, तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इफेक्ट पड़ता है, न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पड़ता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हमको यहाँ से ये पता चलता है टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जब भी उसकी थर्मल स्टडी करेंगे, तो हमको वहाँ यहाँ से ये क्लियर हुआ कि टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन पे भी नहीं पड़ता है, ना ही न्यूक्लियस पे पड़ता है, न्यूक्लियस पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ से हमको पता चला कि हमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है, न्यूक्लियस इफेक्ट नहीं पढ़ना है। जब भी थर्मल स्टडी के बारे में थर्मल स्टडी करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी चेक करेंगे, तो वहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना पड़ेगा, न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल में जब भी टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी किस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि हमको पढ़ना है क्या, न्यूक्लियस इफेक्ट नहीं पढ़ना है थर्मल स्टडी के लिए, क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस,
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस से। okay? तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड जनरली देखा जाता है। तो हम पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे यहाँ पे। कब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्या होगा? 3 क्राइटेरिया आता है। इफ एनर्जी ऑफ पाई bond is less than sigma bond, that's why we study pi electron displacement first. ओके okay? जब क्या होगा कि जब पाई बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से कम होगा, जब पाई बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से कम होगा, दैट्स व्हाई वी स्टडी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। तब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पहले होगा। जो सेकंड केस आता है कि जब पाई बॉन्ड एब्सेंट हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपाउंड है वो टोटली बना होता है सिग्मा बॉन्ड से, तो उस केस में पाई बॉन्ड की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है उसमें। तो वहाँ पे जब भी हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस्ड होगा वहाँ पे। तो इफ पाई बॉन्ड इज एब्सेंट देन वी स्टडी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ओके, कि जब क्या होगा, जब पाई बॉन्ड एब्सेंट होगा, पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, जब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, तो वहाँ पे तो कोई वही नहीं है कि कौन सा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। जब भी हीट देंगे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। आज एक केस ऐसा आता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों की एनर्जी सेम होती है। इफ पाई एंड सिग्मा बोथ एनर्जी आर सेम, आर सेम, then both are displaced, then both are displaced। एक केस ऐसा आता है कि जब दोनों की एनर्जी सेम हो, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों की एनर्जी सेम, तो वहाँ पे दोनों डिस्प्लेस्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बोथ आर डिस्प्लेस्ड। ओके, तो हम पढ़ते हैं कि अब 3 पढ़े हैं, 3 केस पढ़े हैं। एक पढ़े हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह पढ़े हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, थर्ड पढ़े हैं कि पाई एंड सिग्मा बोथ आर डिस्प्लेस्ड। बोथ है ये, इसको ये ना कि और समझ नहीं, और का सिंबल है। पाई एंड सिग्मा बोथ आर डिस्प्लेस्ड। ओके, तब ऐसा केस में क्या होगा, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जहाँ पाई एंड सिग्मा दोनों डिस्प्लेस्ड होता है उसको बोलते हैं हाइपर कंजर्वेशन।
ओके, इसी को हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। ये तो ओवरव्यू हो गया है, किसको क्या बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया, पाई एंड सिग्मा बहुत आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्यों पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं उसको। इसी से हमको स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है। सेकंड, इसी से एरोमेटिसिटी का भी पता चलता है। थर्ड, इसी से हमको एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। आज क्लास में बस हम ओवरव्यू लेंगे सारे उसका, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहाँ कहाँ होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है ये, उसके बाद वन बाय वन पढ़ेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ कहाँ होता है। तो पहला हो गया जहाँ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड होगा। सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड होगा। थर्ड, जहाँ निगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड होगा एंड पाई बॉन्ड होगा। फोर्थ, रेडिकल एंड पाई बॉन्ड होगा। रेडिकल एंड पाई बॉन्ड होगा। फिफ्थ, लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल होगा। लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल होगा। सिक्स्थ जो है पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड होगा एंड पाई बॉन्ड होगा। यहाँ जहाँ जहाँ ये पाया जाएगा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड होगा, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड होगा, रेडिकल एंड पाई बॉन्ड होगा, लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल होगा, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड होगा। ये सारे केस में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। सारे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को रेजोनेंस नहीं बोलते, ये पहले क्लियर हो। जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं सारे को रेजोनेंस नहीं बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को ही रेजोनेंस बोलते हैं, लेकिन सारे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को रेजोनेंस नहीं बोलते। ओके, ये यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो एक कंपाउंड है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी होगा। एरो मूव करने आता होगा आई थिंक सबको, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो। नेगेटिव। ओके, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस तरफ से एरो मूव करता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ पाई बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नीड है कि हमको, मेरे माइंड में आता है कि क्यों मैं रेजोनेंस करवा रहे हैं, पाई बॉन्ड रेजोनेंस क्यों करवा रहे हैं, इसकी नीड क्या है।
इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का नीड क्या है। तो सबसे अगर फॉर एग्जांपल सपोज दैट कोई कंपाउंड ये है, कोई कंपाउंड है, यहाँ पे मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रही हूँ, मुझे इतना तो पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट अगर मुझे रेजोनेंस या पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में नहीं पता होता, तो ये अगर ये नहीं पता होता, ये स्ट्रक्चर मुझे ये नहीं पता होता कि ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस्ड होगा, तो मुझे इस स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता। मैं क्या करवाती, यहीं पे अटैक करवा देती, न्यूक्लियोफाइल को लाती यहाँ पे अटैक करवा देती, ये कंपाउंड बनता ही नहीं। तो इसका यही नीड है कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर पता नहीं होता, तो फिर मैं अटैक करवा नहीं करवा पाती कि कौन सा मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर कोई ये ग्रुप है, यहाँ पे सपोज दैट NH2 ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, अगर यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, सर रेजोनेंस का नीड इसीलिए पड़ा है क्योंकि मुझे पता है कि पैरा इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आर्थो एंड मेटा। पता है ना, क्योंकि चार्ज जितना अपोजिट चार्ज जितना ज़्यादा दूर रहे, चार्ज जितना जो दूर रहता है उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो मुझे रेजोनेंस के बारे में अगर पता नहीं होता, तो मुझे पैरा स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता। अगर पैरा स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं मोर स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना पाती। ओके, अब आता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पाई बॉन्ड रेजोनेंस। पाई बॉन्ड रेजोनेंस का कुछ कंडीशन है, हर जगह जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया बताएंगे, वहाँ हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जहाँ जहाँ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो। ओके, तो हमको पढ़ना है क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पाई बॉन्ड रेजोनेंस, क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, क्या क्या कंडीशन होगा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होगा। पहला है कि कंजुगेशन कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, इन p ऑर्बिटल। ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि कंजुगेशन जो हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो p ऑर्बिटल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि d में हो रहा है, f में हो रहा है, s में हो रहा है, तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, तो सेकंड आता है कार्बन शुड बी एडजेसेंट, कार्बन शुड बी एडजेसेंट, कार्बन एडजेसेंट में होना चाहिए। थर्ड वन आता है कि both the p orbital are both the p orbital are
both the p orbital एक सेकंड both the p orbital should be both the p orbital should be in same direction. In same direction. ओके, ये तीनों क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चीजें ध्यान रखना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री p orbital of carbon, nitrogen, oxygen are mainly studied. ओके, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो p ऑर्बिटल जो हम पहला कंडीशन पढ़े हैं कंजुगेशन ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, कि जो p ऑर्बिटल में ही pi इलेक्ट्रॉन का जो कंजुगेशन होगा वो p ऑर्बिटल में ही होना चाहिए, तभी वो pi बॉन्ड रेजोनेंस होता है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम बात करते हैं, मेनली हम स्टडी करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। इन्हीं तीनों के बीच में p ऑर्बिटल होता है, जनरली इन्हीं के बारे में स्टडी होता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक सेकेंड, ऑल थ्री पॉइंट्स should be followed, then only resonance will be there, otherwise not, otherwise not। ओके, अगर तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो रेजोनेंस होगा वहाँ पे, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं कि विच लोन पेयर डू विल डू रेजोनेंस, कौन सा लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, पढ़ते हैं कि लोन पहले पढ़ते हैं हम लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, जो हम पहला पढ़े हैं, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सा लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। पहला पढ़ते हैं कौन सा, विच लोन पेयर विल डू रेजोनेंस। और कौन नहीं करेगा और क्यों, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो अनशेयर्ड, क्या होना है, अनशेयर्ड लोन पेयर जो होता है, अनशेयर्ड लोन पेयर, अभी बताएंगे कौन सा अनशेयर्ड लोन पेयर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बताएं कि नाइट्रोजन कौन कौन सा होता है जिसके पास लोन पेयर होता है। एक नाइट्रोजन फैमिली है, इसके पास होता है लोन पेयर। ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, इसके बाद अनशेयर्ड लोन पेयर होता है, कार्बन फैमिली है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली के पास होता है, ऑक्सीजन फैमिली के पास होता है, हाइड्रोजन फैमिली के पास होता है, कार्बन फैमिली के पास अनशेयर्ड लोन पेयर होता है। अब अनशेयर्ड लोन पेयर किसे कहते हैं,
और मीनिंग ऑफ अनसर्ड का टर्म कहाँ से आया है? ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल, इसको कोई एक्सपेरिमेंट करके लैब में नहीं देखा गया, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अनशेयर्ड लोन पेयर और शेयर्ड लोन पेयर किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, NH2। ओके, कोई ऐसे दिया हुआ है, NH2। यहाँ क्या है? बोथ द बोथ द नाइट्रोजन एटम हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। वो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन से अलग डिफरेंट है। इसका क्या है? sp3 है, इसका क्या है? sp2 है। कैसे है वो भी देखते हैं। ये जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये अनशेयर्ड लोन पेयर। ये क्या है? शेयर्ड लोन पेयर। अब कैसे है उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यही होता है ना, मतलब sp2 के केस में होता है तो क्या होता है, sp2 के केस में जब होता है तो ऐसा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है, ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाता है और ये बन जाता है sp2। sp2 बन जाता है, ये क्या होता है? प्योर पी ऑर्बिटल में होता है, प्योर पी ऑर्बिटल में होता है। यही क्या होता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व। sp3 में क्या होता है? वो हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो अनशेयर्ड नहीं होता है, वो शेयर्ड होता है। ये अनशेयर्ड है, प्योर पी ऑर्बिटल में है। प्योर पी ऑर्बिटल में इसलिए रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। वो क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड होता है sp3 के केस में, उसमें क्या होता है? वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब देखते हैं हम क्या, तो जो पहला वाला केस था, एक सेकंड तो बता दो। ये वाला जो है यहाँ पे sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ओके, इसका लोन पेयर भी जो है, नीचे लिख लेते हैं उसको, दिक्कत हो रही है उसको। ये हम पढ़े हैं क्या? कैसे? NH2 है, और क्या पढ़े थे? sp3 NH2। ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और इसका लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो है प्योर पी ऑर्बिटल में। ओके, इस केस में क्या है? NH2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और इसके लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऑल्सो sp3, लोन पेयर जो है वो भी क्या है? sp3 में। ओके, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो नॉर्मल केस था, इसको तो इजीली इंसान समझ सकता है, लेकिन यही आगे दिक्कत करती है। कैसे अभी देखते हैं एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, ये भी लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना? ये लोन पेयर कहाँ, ये इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है।
लोन पेयर कहाँ है? प्योर मेटल में है। ओके। अब और ये क्या है? sp2, इसका ये sp2 लोकलाइज्ड है क्या है? sp2 सॉरी डी लोकलाइज्ड है, ये भी पूछा जा सकता है, डी लोकलाइज्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि sp2 होता है लोकलाइज्ड होता है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। sp2 तो होता है लेकिन क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो अभी आगे केस देखते हैं क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, ओके, ये नाइट्रोजन क्या है? sp2 है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ओके, क्या है? sp2 है। और अब जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हैं। ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है एंड प्योर पी ऑर्बिटल में है। लोन पेयर इसका लोन पेयर जो है वो प्योर पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, कैसे काउंट करेंगे? देखें, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड दे दिया, नाइट्रोजन किसमें है? sp3 में। ओके, क्या है वो है, इसका लोन पेयर किसमें है? लोन पेयर ऑल्सो पेयर इन sp3, लोन पेयर भी किसमें है? जैसे पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना देखेंगे, क्योंकि ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ओके, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे दिया, देखिए H2N NH NH2, ये तो दिखने में पता चल रहा है, 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन देखने आई थिंक सबको आता होगा। तो यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है, ये क्या है? sp2 है, ये क्या है? sp3 है। ये sp2 है बट ये क्या है? लोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये लेकिन ये sp2 है लेकिन ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है। ओके, इसमें लोन पेयर जो इसमें जो लोन पेयर वो कहाँ है? लोन पेयर इन sp2 में है। यहाँ लोन पेयर जो है वो कहाँ है? लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में है। देखें कैसे प्योर पी ऑर्बिटल में है इस केस में, जब मूव कर रहा है वो तो। यहाँ क्या है? यहाँ भी sp3 में है लोन पेयर। लोन पेयर इन sp3 में। ओके, फॉर एग्जाम्पल
एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं दूसरा। कि अगर ऐसा केस आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH। कुछ बच्चे को क्या होते हैं, ये ऐसे करा देते हैं, ये लोन पेयर जो है इधर आया, ये इधर गया, ऐसे हो जाएगा। CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये बट ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे पहले तो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। मान लेते हैं सपोज दैट कि हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ये दिक्कत कर सकती है, इसको माइंड से निकाल देते हैं। सबसे पहले कि ये नाइट्रोजन जिस हिसाब से मैं बताई हूँ, उस हिसाब से ये नाइट्रोजन तो क्या है, sp2 में है, और लोन पेयर भी क्या लोकलाइज्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना। तब तो ये लोन पेयर जो है वो कहाँ होगा, लोन पेयर प्योर प्योर ऑर्बिटल में तो होगा नहीं, लोन पेयर इसमें कहाँ होगा, लोन पेयर जो है वो भी sp2 में होगा, लोन पेयर इन sp2 में। ओके, ये कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, इस केस में ये तो होगा नहीं। और दूसरा केस हम ये भी जानते हैं कि लॉन्ग कॉन्जुगेशन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इधर देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस केस में ऐसा होगा, क्या होगा, CH2 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2, ये कंजुगेशन होगा ये। sp2 में जब भी रहेगा, नाइट्रोजन जो है sp2 में रहेगा, लोकलाइज्ड होगा, तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। ये दिमाग में रहे कि जब भी sp2 दिखे और वो लोकलाइज्ड दिखे, sp2 के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है, sp2 के साथ जस्ट बगल में, जैसे ये है sp2 के साथ डबल बॉन्ड है, तो कभी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन बनता हो वहाँ पे, वो क्या हो गया, sp2 लोकलाइज्ड है, और वो लोकलाइज्ड है, वो लोन पेयर उसका जो है प्योर प्योर ऑर्बिटल में नहीं है, जब प्योर प्योर ऑर्बिटल में होता है वही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, ये देख लेते हैं, ये केस आता है, एक नाइट्रोजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बगल में दिख गया, नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, हाइड्रोजन लिखा जाता है, एक सेकंड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन में, ओके। और इसका लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इन sp2 में है, तो और पी ऑर्बिटल में नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, एक लोकलाइज्ड भी है, क्या है, लोकलाइज्ड। तब ये लोन पेयर, जब लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे फिर, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अगर ये केस आ जाता है, नाइट्रोजन है, यहीं से एसिड बेस का भी पता चलता है, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, यहीं से क्लियर होता है।
ये लोन पेयर क्या है? sp2 है। ये लोन पेयर क्या है? ये भी sp2 है, बट ये क्या है? लोकलाइज्ड है। इसका लोन पेयर जो है वो कहाँ है? पेयर जो है वो कहाँ है? sp2 में है। ओके। ये sp2 जो है वो क्या है? डीलोकलाइज्ड है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। रेजोनेंस में क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। ओके। माइंड में रखना है कि नाइट्रोजन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गया। वो क्या होगा? रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके लोन पेयर भी जो है वो sp2 में पाए जाएंगे। वो क्या हो गए? प्योर प्योर मेटल में नहीं पाए जाते हैं। जब रेजोनेंस होता है उस केस में वो प्योर प्योर मेटल में पाए जाते हैं। डिलोकलाइज्ड है। और जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करते हैं। वो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। ये डिलोकलाइज्ड है। लोन पेयर कहाँ है? प्योर प्योर ऑर्बिटल में है। ओके। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो कितना काउंट होगा? इसका लोन इस लोन पेयर का ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कितना होगा? 2 4 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ओके। हम्म, अब हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। आगे देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कि नाइट्रोजन का थोड़ा बहुत और कुछ बच गया है, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, फिर हाइड्रोजन फैमिली को स्टार्ट करेंगे। ये इसमें एसिडिटी एसिडिटी बेसिसिटी का भी पता चलता है। थैंक यू।